तो मित्रों, कई दिनों से ग्लोबल न्यूज चल रही थी कि कनाडा में होने जा रही G7 की मीटिंग में इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। तो आज हम समझेंगे कि G7, G6, G20 है क्या। दूसरा समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरा इनका पर्पज क्या है और इनके क्रिटिसिज्म के फैक्टर को भी समझेंगे। पर उससे पहले एक बार कनाडा ये कर क्यों रहा है उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। तो अपन चलते हैं 1947 में, जब अपने को आज़ादी मिली, तब एक नीच निकम्मा देश पाकिस्तान कश्मीर में अटैक कर दी। उस अटैक के बाद जब अपन यूनाइटेड नेशंस में गए तो वहाँ पे इंडिया ने भी और बाकी सभी कंट्री ने ये डिमांड रखी थी कि पहले सीज फायर होगा, उसके बाद प्लेबिसाइड कराएंगे। लेकिन कनाडा एक ऐसा देश था, उसकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए स्टैंड लिया था कि नहीं पहले प्लेबिसाइड करा लो, सीज फायर तो होता रहेगा। 1968 पे चलते हैं, जब NPT साइन की गई थी, नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी। NPT ट्रीटी में ये लिखा गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार है तो ठीक है, रख लो तुम, लेकिन उसके बाद वाले नहीं बना सकते। जब इंडिया ने 1968 में NPT साइन करने से मना कर दिया, उसके बाद 1970 से सेपरेट स्टेट डिमांड शुरू हो गई, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। फिर 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगाए, बैन लगाए कि भाई हमने जो प्लूटोनियम तुमको दिया था तुम उसका गलत यूज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद 1985 जब कनाडा में बैठे एक खालिस्तानी ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया था, 329 डेथ्स हुई थी। तो कनाडा में उनके दोषियों को सजा नहीं मिली, बस एक बंदे को पकड़ा गया जिसको भी बाद में ट्रूडो ने छोड़ दिया था अभी। तो ये करते करते 2007-8 में ना, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जब US, कनाडा और जो डेवलप्ड नेशन थे उनको जब सस्ते लेबर की जरूरत पड़ी ना, उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने ना सस्ते लेबर्स को लीगल इलीगल कैसे भी आओ, बस हमारे देश में आ जाओ। तो जो बंदा लीगल जा रहा है वो तो ठीक है, पढ़ा लिखा है, वहाँ पे जॉब करने जा रहा है, लेकिन जो इलीगल तरीके से जा रहा है वो अनपढ़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। रेडिकलाइज करना उसको ज़्यादा आसान होगा। तो वहाँ के गुरुद्वारे, छोटी मोटी अनेक संस्थाएं, ये सब मिलकर उसको रेडिकलाइज करने में लग गई। और दूसरा, इन्होंने इंडिया में क्या किया, फेक वीजा के रैकेट शुरू कर दिया। हरियाणा, पंजाब, गली गली में फेक वीजा के कि भाई चलो कनाडा चलो, UK चलो, USA चलो। अब जो वहाँ पे इलीगल बंदे गए थे, जिनको रेडिकलाइज कर चुके थे ये 5-7 सालों में, उनसे ये धीरे धीरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल साइट से खालिस्तान की डिमांड को रिवाइव करने में लग गए। इंडिया के अंदर ड्रग रैकेट्स चलाने लग गए, पाकिस्तान से ड्रोन से या फिर अलग अलग तरीकों से हथियार, ड्रग्स, ये सब सप्लाई करने में उनको लगा दिया। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया कनाडा के फ्रिक्शन पॉइंट्स है वो काफ़ी हाई रहे हैं, वो शुरू से ही रहे हैं। लेकिन कनाडा आखिर ये कर क्यों रहा है उसका मैं रीजन बताता हूँ। कभी कनाडा किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है, कभी इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहा है कनाडा से, कभी इंडिया को G7 का लेट इनविटेशन भेज रहा है 1 हफ्ते पहले। वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे वहाँ का जो सिख डायस्पोरा है वो उनके सपोर्ट में रहे, उनको लगे कि हाँ भाई भारत की वैल्यू डाउन हो रही है और यार मोदी को बुलाया ही नहीं तुमने, लेट इनविटेशन भेज रहा है। तो वो अपना वोट बैंक और सिख डायस्पोरा को एकदम खुश करने में लगे हुए हैं ताकि वो उनके सपोर्ट में बने रहे। तो ये तो था अभी तक जो कनाडा और भारत के रिलेशनशिप रहे उसके बारे में। अब अपन आगे चलते हैं कि ये G6, G7, G20 ये है क्या। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। G6 मतलब 6 कंट्रीज का ग्रुप है, G7 मतलब 7, G20 मतलब 20। मित्रों, साल था 1973 का, जब अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में ना वॉर चल रही थी, जिसको योम किपुर वॉर भी बोलते हैं। इसी युद्ध के दौरान अमेरिका और मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने इजराइल का साथ दिया था। इससे नाराज होकर ओपेक कंट्रीज ने अफ्रीका, नीदरलैंड, पुर्तगाल और अन्य सभी इजरायली समर्थक देशों को तेल बेचना बंद कर दिया। मित्रों, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये सब देश आते हैं। अब इस समस्या के सोल्यूशन के लिए उस समय के टॉप 6 इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो थे, USA, UK, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली, इन सब ने मिलकर 1975 में फ्रांस में एक बैठक की, जो आगे चल के G6 बना, यानी कि ग्रुप ऑफ 6। बाद में 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और अब ये G7 से G7 बन गया। मित्रों, 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो गया और ये ग्रुप अब G8 कहलाने लगा। हालांकि जब 2014 में रूस ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, कब्जा किया था, तब उसको इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया और ये वापस से G7 बन गया। जैसे ऑयल क्राइसिस के बाद G6, G7, G8 का निर्माण हुआ, ठीक ऐसे ही 1997 के एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, इन सब ने मिलकर USA के वॉशिंगटन DC में एक मीटिंग की। शुरू में यह भी केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच था, जैसे G6, G7 में भी था। लेकिन जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो G20 को राष्ट्र अध्यक्ष के लेवल पर अपग्रेड कर दिया। अब ये वैश्विक आर्थिक सहायता, वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास, इन सब पर मेनली काम करता है। मित्रों, इसका पर्पज
देख रहे थे अपन कि भाई ये है क्यों G6, G7, G8, G20। तो इन ग्रुप्स का मेन पर्पज है ना ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा करना, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को पुश करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, ट्रेड, टेररिज्म, ग्रीन डेवलपमेंट्स, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ये सब बनाए रखना है। तो मित्रों यहाँ तक तो थी इनकी हिस्ट्री, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या पर्पज है। अगर G6, G7 की क्रिटिसिज्म की बात की जाए ना तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये एलिट का भी एलिट क्लब है, एलिटिस्ट माना जाता है इनको, जहाँ पे सिर्फ हाई इनकम, हाई GDP, हाई परचेजिंग इन कंट्रीज की हिस्सेदारी है, ना कि बाकी विश्व के। तो ये ग्रुप्स है ना जो भी G6, G7 ये इनफॉर्मल है, तो कोई लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं लिया जा सकता यहाँ पर। हालांकि ग्लोबल एजेंडा सेट करने में इनका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग रहता है, लेकिन लीगल बाइंडिंग फैक्टर अभी भी मिसिंग है। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इनका ये आता है कि इनमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज की अवधारणा ही मिसिंग है। ये ग्लोबल साउथ में जितने भी कंट्रीज है उनकी रिप्रेजेंटेशन करते ही नहीं है। इवन चाइना, इंडिया जैसे देश भी इसमें शामिल नहीं है। इसी वजह से तो इंडिया 2019 के बाद लगातार एज ए गेस्ट या एज ए पार्टनर कंट्री G7 अटेंड कर रहा है। इन सब मामलों में G20, G6 और G7 से काफी बेहतर है, क्योंकि उसमें डेवलपिंग नेशंस को भी शामिल किया गया है, ना कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ही। तो मित्रों ये था इंडिया कनाडा न्यूज के ऊपर अपना डिकोडेशन। हमने समझा कि आज इंडिया कनाडा रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, अभी कैसे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री थी, G6, G7, G20 ये क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट ब्रेकिंग हेडलाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच।